हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। ब्राह्मी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्राह्मी एकेडमी आपके लिए एमपीपीएससी 2024 को टारगेट करते हुए एक डेडिकेटेड कोर्स, एक डेडिकेटेड सिलेबस आपके लिए कंप्लीट करवा रहा है और इसीलिए आप लोग लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। हमारा ये टारगेट है कि 15 जनवरी तक हम आपका सिलेबस प्रीलिम्स का कंप्लीट करवा दें पूरे डेडिकेटेड मैनर में, और हमारी पूरी टीम जो है इसके लिए समर्पित है। लगातार आपके लिए हम लोग क्लासेस लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म से इसी तरह जुड़े रहिए। बहुत ही शानदार तरीके से आपको सिलेबस जो है इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट करवाया जाएगा। आज की हमारी क्लास ज्योग्राफी की जो है उसमें हम भारत का भौतिक विभाजन यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया कंटिन्यू करेंगे, जो हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे उससे आगे। मैंने आपको बताया था कि भौतिक विभाजन क्या होता है, कितने भागों में हमने भारत को भौतिक आधार पर बांटा हुआ है, और उसी के अंतर्गत हमने सबसे पहले उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को यानी कि जो नदर्न माउंटेन्स है हमारे देश में उसको पढ़ना शुरू किया था। उसमें हमने कहा था कि जो नदर्न माउंटेन्स हैं, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है भारत का, उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। पहले वाला जो है उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, उसके बाद आता है हिमालय, और उसके बाद आता है हमारी पूर्वोत्तर श्रेणियां। ट्रांस हिमालय के 3 खंड होते हैं, वो भी हमने देखा था, जिसमें कराकोरम, लद्दाख और जास्कर होता है, और वहां तक हम फिर कंप्लीट कर चुके थे। उसके बाद आज हमें हिमालय से यानी जो बीच वाला हिस्सा है उससे कंप्लीट करना है आगे की तरफ। तो वहां तक आपको दिमाग में क्लियर होगा। मैंने आपको ट्रांस हिमालय बताया था और उसके तीनों हिस्से, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहाँ पर है, मैप के थ्रू आपको बताया था कैसे उनका निर्माण हुआ है, किस काल में निर्माण हुआ है, किस तरह से नवीन वलित पर्वत बनते हैं दुनिया में, और ये हमने सारी चीजें देखी थी। तो अब हम उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हिमालय के बारे में बेसिक चर्चा सबसे पहले जो मैं कर चुका था, लेकिन क्योंकि नई क्लास है तो उसको एक हल्का सा फिर से दोहरा देता हूं। हिमालय जो है, जैसे कि आपको पता ही है कि हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, हमने इसकी बात की थी। ठीक है, इसका विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, वहां से लेकर के नामचा बरवा तिब्बत तक है। ये विस्तार भी हमने मैप के थ्रू देखा था। हालांकि मैं एक बार और आपको इसमें बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से वो चीज दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि ये कई बार आता है। यहाँ पर आपको ये नंगा पर्वत दिखाई दे रहा है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, और यहाँ पर आपको ये नामचा बरवा दिखाई दे रहा है जो चाइना के तिब्बत वाले एरिया में पड़ता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पश्चिम में नंगा पर्वत से पूरब में नामचा बरवा तक हिमालय जो है वो फैला हुआ है, और ये सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। केवल भारत की नहीं, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये हमने देखा था। उसके बाद अगली चीज जो हमको देखना है वो ये है कि इसका विस्तार जो है वो भारत में कहाँ कहाँ है, किन किन राज्यों में है। तो मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर इसका विस्तार 11 राज्यों और 2 यूटीज में है। 11+2 का आंकड़ा, 11+2 आप याद रखिए। 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, और उसके बाद 11 राज्य भी हमने देखे थे कि कौन कौन से। उनमें 8 राज्य जो है वो तो पूर्वोत्तर के ही है, 7+8, जिनको हम 7+1 सिस्टर बोलते हैं। उनके साथ एक बंगाल जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये आपको 9, 8+1 जो है फिर बंगाल जुड़ने से वो 9 हो जाता है, और 2 और राज्यों में उत्तराखंड और हिमालय। तो वो मैंने आपको ट्रिक बताई थी। ट्रिक क्या, एक कंसेप्ट बताया था कैसे आपको याद रखना है। पूर्वोत्तर के सभी राज्य याद कर लीजिए, 8, सिक्किम को मिला के 8 होते हैं। उसमें बंगाल का उत्तरी क्षेत्र भी जुड़ जाता है, दार्जिलिंग सिलीगुड़ी वाला, तो 9 हो जाते हैं। और 2 जिसमें आप हिमालय देखते ही हो, एक हिमाचल प्रदेश में हिमालय है, उसका नाम ही है हिमाचल, और दूसरा जो है उत्तराखंड के पहाड़, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सब वहीं आप देखते ही हो। तो ये 11 राज्य आपको ऐसे याद रखने, और 2 यूटीज में कश्मीर और लद्दाख है। तो ये हिमालय का विस्तार इस तरह से 11+2 के अंतर्गत है। ठीक है, उसके बाद हिमालय की अगर हम लंबाई की बात करें और इसकी चौड़ाई की बात करें, इससे एक बार क्वेश्चन पीएससी में पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको मेंशन किया है। इसकी लंबाई जो है वो 2400 किलोमीटर है, और इसकी अगर हम चौड़ाई की बात करें तो कश्मीर और लद्दाख में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तक है, और अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई जो है वो 150 किलोमीटर है। तो चौड़ाई हर जगह अलग अलग है, डिपेंड करता है, कहीं पर ज़्यादा विड्थ है, कहीं पर कम है। अगर आप इसकी चौड़ाई उधर ऊपर के हिस्से में देखेंगे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा विड्थ है, बहुत चौड़ाई है, मतलब यही फैला हुआ है। तो 400 किलोमीटर तक चौड़ा है ये।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो वो थोड़ी कम भी होती जाती है। अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर के आसपास रह जाती है। और लंबाई की बात करें तो इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फैक्ट के रूप में। निर्माण हम जानते ही हैं कि यूरेशियन और इंडियन प्लेट के आपस में टकराने की वजह से ये संरचनाएं बनी है। नवीन वलित पर्वत है, सीनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। यहाँ पर मैंने वो प्लेट्स के माध्यम से आपको बताया। अभी आप देखिए ये इंडियन प्लेट है, ये ऊपर बड़ी, ऊपर देखिए यूरेशियन प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये यूरेशियन प्लेट है, ये हमारी यूरेशियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट ऊपर गई, दोनों में कन्वर्जेंस हुआ और कन्वर्जेंस होने से दोनों के बीच में टेथिस सागर नाम की संरचना थी। उसका मलबा और कुछ चट्टानें ऊपर उठती गई फोल्ड होके और ये पर्वत श्रृंखला बनी। आपको दिखाई भी दे रहा है, देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्लेट्स की संघट्ट को बहुत अच्छे से कन्वर्जेंस को दिखाया गया है एक डायग्राम से। ये यूरेशियन प्लेट आप इसको मान लो, ये इंडियन प्लेट है, ये आपस में ऐसे टकराई तो ये जो हिस्सा है ये देखिए पहाड़ के रूप में ऊपर उठा। ठीक है, तो इस तरह इसका निर्माण हुआ। काल याद रखिए, सीनोजोइक काल में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में पड़ती है। ये हम जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। और ये केवल हिमालय की ही सबसे ऊंची चोटी नहीं है बल्कि पूरी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट ही है जो कि नेपाल में है। ये दुनिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। जब दुनिया की है तो फिर हिमालय की तो होगी ही होगी। ठीक है, तो यहां तक हमने ये चीजें देखी। अब जैसे हमने ट्रांस हिमालय को बांटा था 3 भागों में, ट्रांस हिमालय 3 भागों में बटा हुआ है। सबसे उत्तर में जो है वो कराकोरम रेंज है, फिर उसके बाद लद्दाख रेंज है और फिर और नीचे आएंगे तो जास्कर रेंज है। इस तरीके से हमारा जो हिमालय है वो भी 3 भागों में उसको भी बांटा जाता है, उसके विस्तार के आधार पे, बेसिकली उसका एक्सपेंशन के आधार पे उसको भी 3 भागों में बांट लिया जाता है। जैसे ट्रांस हिमालय को हमने बांटा था, तो जो हिमालय है उसको भी 3 भागों में हम बांटते हैं। अब देखिए इसमें ना एक श्रेणी के कई कई नाम हैं। तो बच्चे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि कल वृहद हिमालय नाम से बताया था या मध्य हिमालय नाम से बताया था। अब वृहद हिमालय कोई हिमाद्री हिमालय भी बोल देते हैं, आंतरिक हिमालय भी बोल देते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोल देते हैं, महान हिमालय भी बोल देते हैं, ग्रेटर हिमालय भी बोल देते हैं। ये सब इसी के नाम है। तो कहीं पर भी अगर इनमें से भी कोई भी नाम लिखा हो तो आप उसका मतलब यही समझिएगा, इनको कई कई नामों से जाना जाता है। जैसे जो मध्य हिमालय है उसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय या लेसर हिमालय भी बोलते हैं, उसको लोअर हिमालयाज भी बोला जाता है। तो एक ही श्रृंखला के कई नाम है। तो ये अलग अलग श्रृंखलाएं नहीं है, नाम अलग अलग है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, उस तरह से ये है। ठीक है, तो इसको 3 भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले जो है वृहद हिमालय, जिसको आंतरिक हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं, महान हिमालय भी बोलते हैं, इनर हिमालय भी बोलते हैं। ये सभी इसी के नाम है। आंतरिक मतलब इनर, ग्रेट मतलब महान भी बोल लो, वृहद भी बोल दो, हिमाद्री हिमालय तो है ही। तो ये सारे नाम इसी के हैं। उसके बाद आता है मध्य हिमालय। इसी मध्य हिमालय को निम्न हिमालय भी बोलते हैं, हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, लघु हिमालय भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसको सेंट्रल हिमालय बोलते हैं, लोअर हिमालय बोलते हैं और लेसर हिमालय बोलते हैं। ठीक है, लघु को लेसर मान लो, निम्न को लोअर मान लो, मध्य को सेंट्रल मान लो, और हिमाचल प्रॉपर नाउन है तो हिमाचल का हिमाचल हिमालय ही रहता है। तो ऐसे कई कई नाम है इनके, इसी के ये सारे नाम है। उसके बाद है आपका बाह्य हिमालय। बाह्य हिमालय को शिवालिक हिमालय भी बोलते हैं, इसको पर्वतपदीय हिमालय भी बोलते हैं, इसको फुटहिल हिमालय भी बोलते हैं, आउटर हिमालय भी बोलते हैं, सब हिमालय भी बोलते हैं। तो ये सब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या क्या नाम है, क्योंकि इनके 4-5 नाम है, सबके 6-6 तक है। अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे तो और ज्यादा हो जाएंगे। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इसको ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, बाह्य का मतलब आउटर भी होता है, शिवालिक और पर्वतपदीय, और पर्वतपदीय मतलब फुटहिल, सब हिमालय भी इसी को बोलते हैं। तो ये कई कई इनके नाम है। ठीक है, पर बेसिकली 3 ही भाग हैं, भाग 3 ही है, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। वृहद हिमालय के कई नाम, मध्य हिमालय और इसके। तो ये आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक को इनमें से पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें से बहुत आते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ अलोंग द वे, इस टॉपिक से आप जैसे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं ना एकदम हॉट टॉपिक्स, जिनसे क्वेश्चन आने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है, मोस्ट प्रोबेबली
तो ये मोस्ट प्रोबेबल में आप इसको मान के चलिए कि आपके एग्जाम में हिमालय से, यानी जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें से एक मिनिमम एक प्रश्न तो छपा हुआ रखा है, आप ये मान के चलो। और 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, पर एक तो आना ही आना है उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र से। तो ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, तो इसको अपने को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है कि इसका प्रश्न कहीं से भी आए तो अपने से छूटना नहीं चाहिए। देखिए, पढ़ने का उद्देश्य हमेशा ये होना चाहिए कि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। अगर मान लो आपने कोई टॉपिक पढ़ा और अगर आपसे उसका प्रश्न ही नहीं बना एग्जाम में, तो आपका पढ़ना कम से कम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जाया हो गया। इसलिए हमारी ये हमेशा कोशिश होती है, मेरी हमेशा कोशिश होती है, हमारी पूरी टीम की, कि हम इस तरीके से चीज़ों को यहाँ पर लेके आते हैं कि कम से कम उस प्रश्न, उस पर्टिकुलर खंड से अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो वो हमारे पढ़े हुए स्टूडेंट से बनना ही चाहिए, तभी तो उसका पढ़ाने का मतलब निकला इस तरीके से। तो ये जो है, ये तमाम चीजें, इसीलिए मैं यहाँ पर इतना इन डेप्थ लिख रहा हूँ कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बेटा तो अपने से बनना चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वृहद हिमालय की बात करते हैं, जिसको हमने कई नामों से पुकारा है, वृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसकी बात करते हैं। ये हिमालय का सबसे ऊपर का भाग है, हम उत्तर से नीचे पढ़ते हैं, हमारा सीक्वेंस वही है। हम जो हमने ट्रांस हिमालय में भी जो पढ़ा, तो सबसे ऊपर कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, तो नॉर्थ से साउथ हम पढ़ते हैं, इसको भी हम नॉर्थ से साउथ बांट रहे हैं। तो सबसे नॉर्थ में जो है हिमालय के, वो है जो हमारा ग्रेटर हिमालय। ये हिमालय का नदर्न मोस्ट पार्ट है, नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय, हिमालय का सबसे उत्तरी भाग। ठीक है, सबसे पहले यही आता है ऊपर में। अगर हम इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो है 6100 मीटर, सबसे ऊंचा है ये दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये औसत बात कर रहा हूं, सबसे ऊंची तो आप निकालोगे तो वो और ज्यादा चली जाएगी। ये मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूं कि एवरेज ही 6100 मीटर है, विच इज ह्यूज, बहुत बड़ी हो गई है। इतना एल्टीट्यूड जो है वो बहुत ज्यादा होता है, ये औसत है ना। ठीक है, अगर हम वैसे बात करें, सबसे ऊंची की बात करें, तो फिर अभी हम आपको इसकी वो बताएंगे, सारी पीक्स बताएंगे। तो इसमें माउंट एवरेस्ट जो है, जो सबसे ऊंची चोटी है, वो ही लगभग 9000 मीटर से, मतलब थोड़ी सी कम है, 8848, 8848 लगभग, मतलब आप ये मान के चलो कि 9000 मीटर से थोड़ी कम है, 8848 मीटर है सबसे ऊंची चोटी। तो ये बहुत ऊंची चोटी है और इसकी एवरेज जो हाइट है, एल्टीट्यूड है, वही 6100 मीटर है। इसका भी निर्माण काल जो, जैसे मैंने बताया, सीनोजोइक पीरियड में, ये सब बने सीनोजोइक में ही है, पर सीनोजोइक कल्प भी कई भागों में बटा हुआ है। ऐसा नहीं कि सब एक साथ बन गए, एक दिन में बन गए, ऐसा थोड़ी होता है। सीनोजोइक में बने, पर सीनोजोइक कल्प कई हजारों लाखों साल चला, और उसके अंदर जो है कई छोटे छोटे पीरियड्स हैं, कोई कुछ पहले बने, कुछ बाद में बने, ऐसा होगा। ऐसा तो नहीं है कि हिमालय 2 दिन में बन के खड़ा हो गया है। ये तो जो भूगर्भिक और जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस होते हैं, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वो तो लाखों साल लगते हैं बनने में, हजारों साल लगते हैं। तो ये जो है सीनोजोइक काल में सब बने हैं, सीनोजोइक कल्प में ही इसका निर्माण हुआ है। पर वृहद हिमालय का जो निर्माण है वो सीनोजोइक के अंतर्गत इयोसिन और ओलिगोसिन में हुआ है, मतलब इयोसिन से लेकर के ओलिगोसिन तक हुआ है। तो ये शब्द आप याद रखिए, ये मैंने आपको जब जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पढ़ाया था तब बताया था। तो सीनोजोइक कल्प में भी छोटे छोटे कालखंड है, उसमें इयोसिन से ओलिगोसिन तक में वृहद हिमालय बना है। ये सबसे पहले बना होगा हिमालय वाले पोर्शन में, क्योंकि सबसे ऊपर का, जाहिर सी बात है, जो ऊपर चट्टानें आती जाएंगी वो ऊपर, मतलब वो पहले बनी होगी और उठ के ऊपर पहुंच गई। भाई जो सबसे उत्तर में है वो पहले ना बनी होगी, अगर नीचे से प्लेट ऊपर बढ़ रही है तो ये जो है इयोसिन से लेके ओलिगोसिन में बना है, जो कि सीनोजोइक के अंदर के ही पीरियड है। ठीक है, ये आपको याद रखना। मान लो स्पेसिफिक पूछ लिया तो अपन इसको भी क्यों छोड़े। ठीक है, ये एक निरंतर अनवरत श्रृंखला है और आप इसको दर्रों से ही पार कर सकते हैं, ऐसे पार नहीं। मतलब इसमें इतनी रेंजेस हैं लगातार कि अगर आपको इसको पार करना है तो पासेस से पार करना पड़ता है। मतलब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके, जैसे ये रेंजेस होती हैं, जस्ट लाइक दिस, ये ऐसे लगातार रेंजेस है, ऐसी श्रृंखलाएं हैं लगातार। अगर किसी को पार करना हो तो जो बीच में दर्रे होते हैं सकरे सकरे, उनसे इसको पार करना पड़ता है। अनवरत एक कंटिन्यूअस रेंजेस इसमें देखने को हमको मिलती है। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको वही ड्रॉ करके बताया था। तो ये एक अनवरत लगातार श्रृंखला है श्रेणियों की, रेंजेस की, और दर्रों से ही इसको आसानी से पार किया जा सकता है। इसीलिए इसमें बहुत सारे पासेस भी हैं, दर्रे भी हैं। मतलब 2 श्रेणियों के बीच में जो पारगमन के लिए सकरा
घाटी जैसा रास्ता होता है, उसको दर्रा बोलते हैं, बेसिकली पास बोलते हैं। जैसे दो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में दर्रे होते हैं, पासेस होते हैं, जिससे आप बीच में से पार कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे दर्रे भी पाए जाते हैं, उसी से इसको पार किया जाता है। दर्रे बहुत सारे, क्योंकि कंटिन्यूअस रेंजेस हैं बहुत लगातार, तो दर्रे ज्यादा होंगे ही रेंजेस के बीच में, ठीक है। तो इसके जो प्रमुख दर्रे, जिससे कई बार क्वेश्चन आता है, अभी अपन उसको मैप में भी देखेंगे, बुर्जिल्ला, जोजिला, बारालाचाला, शिपकीला, ये सब प्रसिद्ध दर्रे हैं जो इसी वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय के अंतर्गत पड़ते हैं। ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री हिमालयाज में ये पासेस पड़ते हैं, दर्रे पड़ते हैं। जो वहां की जो लद्दाख और ये हिमाचल की भाषा है, इसमें ला का मतलब होता है दर्रा। ये एक ला जो शब्द है, ला का मतलब ही होता है दर्रा, इसीलिए मैंने यहाँ अलग से दर्रा नहीं लिखा कि बुर्जिल्ला दर्रा, वो गलत हो जाएगा। ला का ही मतलब दर्रा है। बुर्जिल्ला मतलब बुर्जिल दर्रा, जोजिला मतलब जोजी दर्रा, बारालाचाला मतलब बारालाचा दर्रा। ला जो है एक वहां का क्षेत्रीय भाषा, स्थानीय भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है पास, ठीक है। शिपकीला दर्रा नहीं होता, शिपकीला या फिर शिपकी दर्रा बोल लो, ऐसा। तो ये सारे पासेस इसमें हैं। हम मैप्स में अभी इसकी लोकेशन देखेंगे। हालांकि मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने एक जो मैप है वो पूरा पासेस का ही लगा दिया है, ताकि आपको समझ में आए पासेस। देखिए ये बारालाचाला, ये देखिए जोजिला, ये बुर्जिला है ना, ये देख रहे हैं, बुर्जिला, जोजिला, ये बारालाचाला है ना, इधर शिपकीला है हिमाचल प्रदेश में, इधर शिपकीला। तो आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि ये जो बुर्जिला है, जोजिला है, बारालाचाला है, ये कहाँ है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर आपका ये जो शिपकीला, ये आपको दिख रहा है, कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। अभी अपन इसको और देखेंगे मैप के हिसाब से, पर अभी मैं आपको एक आइडिया के रूप में बता रहा हूँ कि देखिए कितने पासेस इसमें हैं। तो ये जो है इस तरीके से आपको याद रखना है। ये जो हिमालय का जो वृहद हिमालय वाला हिस्सा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये ज्यादातर बर्फ से ढका रहता है ना, और इसीलिए इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं। इसका अधिकांश हिस्सा हिमाच्छादित रहता है, स्नो कवर्ड रहता है ना। तो ज्यादातर हिस्सा इसका बर्फा मतलब हिमाच्छादित है, स्नो कवर्ड है, और इसीलिए इसमें ग्लेशियर भी बहुत सारे, बल्कि सबसे अधिक ग्लेशियर अगर हिमालय में कहीं मिलते हैं किसी श्रृंखला में, तो वो वृहद हिमालय ही है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्लेशियर किस हिस्से में मिलते हैं, तो हिमालय के वृहद हिमालय वाले हिस्से में। सर्वाधिक पासेस किस में मिलते हैं, तो हिमालय के वृहद हिमालय वाले हिस्से में, ठीक है। सबसे ज्यादा हिस्सा जो हिमाच्छादित रहता है, तो हिमालय का वृहद हिमालय वाला हिस्सा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये हिमाच्छादित ही हमेशा रहता है। इसकी चोटियों की बात करें, पीक्स की, मैंने आपको बताया था पहले, पहाड़ में रेंजेस, और रेंजेस में फिर पीक्स होती है, चोटियां। पहाड़ मतलब जो विस्तृत आधार होता है, और फिर ऊपर स्लोप में वो धीरे 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 सकरा होता जाता है और चोटियां बनती जाती हैं। तो इसमें बहुत सारी चोटियां हैं, और इनसे कई बार क्वेश्चन आते हैं। तो हम इनको देखते हैं कौन कौन सी प्रमुख चोटियां इसमें हैं, जो नामचीन चोटियां हैं। चोटियां तो बहुत है, जितनी श्रृंखलाएं हैं उतनी चोटियां बन जाएंगी श्रेणियों में, लेकिन हमको जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और फेमस चोटियां हैं, कम से कम उनका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही है, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है, 8848 मीटर, 8848 मीटर। उसके बाद दूसरी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है वो सिक्किम में पड़ती है, और इसकी ऊंचाई है 8598 मीटर, 8598 मीटर, ठीक है। ये कंचनजंगा भारत के सिक्किम में पड़ती है। मैंने आपको बताया था कि वैसे भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गॉडविन ऑस्टिन को मानते हैं, पर वो K2 जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ती है ना। जो हमने देखा था K2 जो है वो ट्रांस हिमालय में पड़ती है, कराकोरम रेंजेस में वो आती है, तो वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन वो हिमालय वाले हिस्से में नहीं है, वो ट्रांस हिमालय वाले हिस्से में कराकोरम रेंजेस में पड़ती है। एक और फैक्ट है, फैक्ट क्या है, थोड़ा एक मतलब कंसेप्ट है कि वो जो K2 या गॉडविन ऑस्टिन है, वो वर्तमान में उस हिस्से में है जो पाकिस्तान के ऑक्यूपेशन में है, इलीगल ऑक्यूपेशन में। तो कई बार जो है बहुत सारी किताबों में ये लिखा रहता है कि भाई भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर हम K2 को छोड़ दें क्योंकि वो पीओके में है, तो फिर कंचनजंगा बन जाती है। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में, उसका तो खैर प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उसको अगर छोड़ देते हैं तो फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो बन जाती है आपकी कंचनजंगा, जो सिक्किम में, क्योंकि ये K2 से की तुलना में कम ऊंची है, K2 इससे ज्यादा ऊंची है। लेकिन क्योंकि हमको जो पढ़ना है वो थोड़ा ऑफिशियल हिसाब से पढ़ना है, तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर इंडिया का इंटेग्रल पार्ट कंसिडर किया जाता है, इसलिए हम सबसे ऊंची चोटी K2 को ही मानेंगे, गॉडविन ऑस्टिन को, बिकॉज पीओके इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया,
ऐसा। लेकिन को बहुत सारी किताबों में इधर उधर लोग जो है कंचनजंगा दे देते हैं, क्योंकि अगर आप K2 को छोड़ दोगे तो फिर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाएगी। इसमें ये निहित है, इसमें ये इनहेरेंट है कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी फिर कौन सी हो गई, कंचनजंगा हो गई। अगर आप K2 को कंसिडर करेंगे तो ये ऑब्वियसली इनहेरेंटली ये हो गया कि फिर सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी हो गई इंडिया की, कंचनजंगा हो गई। यहां से इफेक्ट निकल के आ गया। फिर उसके बाद है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत भी इसकी एक चोटी है, बल्कि इसका सबसे पश्चिमी जो सिरा है जहां से ये शुरू होता है वो नंगा पर्वत ही है। नंगा पर्वत भी पीओके में है और इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। ये शुरू ही नंगा पर्वत से होता है और ईस्ट में नामचा बरुआ तक जाता है। उसके बाद अगली चोटी है नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 7817 7817 मीटर है। उसके बाद एक है कामेत। कामेत भी उत्तराखंड में है, इसकी ऊंचाई 7755 7755 मीटर है। फिर एक त्रिशूल चोटी है, ये भी उत्तराखंड में पड़ती है, इसकी ऊंचाई 7120 मीटर है। तो ये वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय की कुछ प्रसिद्ध चोटियां, उनकी ऊंचाई एल्टीट्यूड प्लस वो किस राज्य में पड़ती है उसके बारे में हमने देखा। यहाँ पर मैं आपको एक मैप के थ्रू भी वो बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको ये नंगा पर्वत दिख रहा है, जिसको अपन पहले यहाँ से देख लेते, जो दिखाई दे रहा है नंगा पर्वत हमने देखा, ये रहा। K2 ये है, लेकिन K2 जो है हिमालय में शामिल नहीं है, वो ट्रांस हिमालय में कराकोरम के उधर है। ठीक है, ये हो गया हमारा नंगा पर्वत। उसके बाद हमने क्या देखा है, नंदा देवी। ये रहा नंदा देवी, ये आपको दिख रहा है उत्तराखंड में नंदा देवी है। ठीक है, उसके बाद हमने कौन सा देखा, माउंट एवरेस्ट। ये दिख रहा है आपको माउंट एवरेस्ट नेपाल में। फिर हमने कौन सा देखा, कंचनजंगा। ये आपको कंचनजंगा दिख रहा है, ये सिक्किम में है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कंचनजंगा सिक्किम में, ये सिक्किम वाला इलाका है। ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है, उसको छोड़ दो। ये नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है। ये हमारा नंगा पर्वत जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है ना। और कौन सा, त्रिशूल, और वो इसमें नहीं दिख रहा है, वो मैं आपको अलग से बता देता हूँ। यहीं पर जो है उत्तराखंड में ही त्रिशूल भी है ना। ये जो उत्तराखंड आपको दिखाई दे रहा है नंदा देवी के पास, इसी में त्रिशूल भी है और इसी में कामेत भी है। ठीक है, यहीं पर त्रिशूल भी है और यहीं पर कामेत भी है। मैं उसको आपको यहाँ पर, ये हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर नंदा देवी भी है, इसी उत्तराखंड में त्रिशूल भी है, इसी में कामेत भी है। यहाँ पर कंचनजंगा, ये सिक्किम है, यहाँ पर कंचनजंगा है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सी रेंजेस जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, मैप में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर उसके बाद हम अगली चीज की बात करें इसके बारे में, तो एक बात याद रखिएगा कि ये जो हिमालय है और हिमालय में जो वृहद हिमालय है, ये महाद्वीप के अंदर का हिस्सा है ना। महाद्वीप के अंदर का मतलब ये महाद्वीप के बीचों बीच पड़ता है, अंदर के इलाके में पड़ता है। और साथ ही साथ ये वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, रेन शेडो एरिया जिसको बोलते हैं। कि एक ढलान जो है वो इधर वाली साइड में जो रहती है, वहां पर हवाएं नीचे उतरती है तो वहां पे बारिश नहीं होती, वो वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। उसको अपन जब क्लाइमेट पढ़ेंगे तब जानेंगे कि रेन शेडो एरिया क्या होता है। तो ये जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा वेजिटेशन नहीं है, वनस्पति का अभाव है। मैं आपको हल्का सा वृष्टि छाया क्षेत्र यहाँ पे मतलब बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कोई पर्वत है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर ये महाद्वीप के बीच में पड़ रहा है, तो ये जो इधर वाली ढलान होती है, यहाँ पर जो है, यहाँ से हवाएं ऊपर उठती है और यहाँ से नीचे उतरती हैं। ठीक है, तो ये जो इलाके होते हैं, ये वृष्टि, जहाँ पर हवा नीचे उतरेगी वहाँ पर बारिश नहीं होगी, वहाँ एंटी बारिश की कंडीशन बनती है। क्योंकि बारिश के लिए क्या जरूरी है, हवा ऊपर उठेगी गर्म होकर जब ऊपर उठेगी तो बादल बनेंगे और फिर बारिश होगी। लेकिन जहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र आ जाता है, वहां पर बारिश के लिए प्रतिकूल परिस्थिति बनती है। तो ये जो हम लोग वृहद हिमालय देख रहे हैं, ये बेसिकली कॉन्टिनेंट के इंटरनल में पड़ता है और वृष्टि छाया क्षेत्र में, रेन शेडो एरिया में पड़ता है, इसलिए यहाँ पर बारिश नहीं होती और इसी वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम है, वनस्पति का अभाव है। बर्फ से ये ढका हुआ रहता है, वनस्पति का अभाव है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने वृहद हिमालय के बारे में जानी। अगली बात इसके बारे में हमको ये याद रखना है कि वृहद हिमालय के बाद अगला क्या है हमारा, लघु हिमालय, जिसको हम देखो यहाँ पे, ये वृहद हिमालय है। वृहद हिमालय के बाद क्या है हमारा, ये लघु हिमालय। तो इन दोनों के बीच में जो थ्रस्ट इनको अलग करता है, उस थ्रस्ट का नाम आपको याद रखना है, उस थ्रस्ट का नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट।
जो वृहद हिमालय से लघु हिमालय को अलग करता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, मान लो कि अपना हिमालय, हिमालय में ये अपना वृहद हिमालय हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम ग्रेटर हिमालय भी बोल रहे हैं, हिमालय हिमालय भी बोल रहे हैं, जो भी, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, लघु हिमालय आएगा, जिसको हम मध्य हिमालय, निम्न हिमालय, लेसर हिमालय, लोअर हिमालय, सेंट्रल हिमालय सब बोल रहे हैं। और उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, उसके बाद हमारा शिवालिक हिमालय आएगा, ठीक है। तो ये जो वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बीच में जो संरचना इन दोनों को बांटती है, अलग करती है, उसका नाम है मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये आपको याद रखना। जैसे मैंने आपको इंडो सांगपो सर्चर जोन बताया था, इंडो सांगपो सर्चर जोन के जैसे ही आपको इसका नाम भी याद रखना है, ठीक है ना। तो यही चीज है, वृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, मेन सेंट्रल थ्रस्ट किन दो संरचनाओं को अलग करता है। उदाहरण में 4 कॉम्बिनेशन दे, ऑप्शन में 4 कॉम्बिनेशन दे दिए, पूछ लिया कि भाई मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, कौन सी दो को अलग करता है। या ये भी पूछ सकता है कि वृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन सा थ्रस्ट अलग करता है, 4 नाम दे दिए, इंडो सांगपो दे दिया, मेन सेंट्रल दे दिया और 2 दे दिए, इस तरीके से। तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है वो इन दोनों को अलग करता है, वृहद और लघु के बीच में आता है, ठीक है। थ्रस्ट मतलब संरचना है, बांटने वाली संरचना, ये आपको याद रखना। तो वृहद हिमालय के बारे में हमने खास खास चीजें देखी। क्या क्या देखा, वृहद हिमालय हिमालय के 3 हिस्सों में सबसे ऊपरी है, सबसे उत्तरी है, ऊपरी का मतलब उत्तरी है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ये सबसे ऊंचा है, तीनों भागों में सबसे ऊंचा, अगर हिमालय के तीनों भागों को हम कंसिडर करें तो सब में ऊंचा यही है। औसत ऊंचाई कितनी है, कब इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। एक अनवरत श्रृंखला है, दर्रे आते हैं, दर्रों से पार किया जाता है, कौन कौन से दर्रे इसमें पड़ते हैं, कौन कौन सी प्रमुख चोटियां हैं, कितनी लंबी है, कहाँ उनका विस्तार है, किस राज्य में, और साथ ही साथ जो है ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है, महाद्वीप के अंदर, इसीलिए वहां वर्षा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, यानी रेनफॉल के लिए एडवर्स कंडीशन बन जाती है, क्योंकि वहां पर वृष्टि छाया क्षेत्र है, और इसीलिए जो है यहाँ पे बारिश कम होती है, और ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा लघु हिमालय से अलग होता है, ठीक है। इतनी बातें हमको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दर्रे वगैरह हैं, दर्रे तो हम अलग से दर्रे पढ़ेंगे, जब पूरा हिमालय हम पढ़ लेंगे तो फिर मैं दर्रे आपको अलग से भी पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको यहाँ पे बहुत सारे दर्रे दिख रहे हैं, है ना। ये तमाम दर्रे मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब इसमें कुछ के नाम मैंने बता दिए, हम मैप्स के थ्रू उसको पढ़ेंगे। जब आपका हिमालय पूरा हो जाएगा तो फिर मैं केवल आपको मैप लूंगा, मैप में नदियां, दर्रे, चोटियां, उनका सीक्वेंस सब बताऊंगा। अभी यहां पर क्या है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, आप उसको रटने बैठ जाओगे, कंसेप्ट नहीं समझोगे, इसलिए मैं यहां नहीं बता रहा हूं, यहां केवल नाम बता रहा हूं। मैपिंग जब हम करेंगे हिमालय पूरा होने के बाद, मैपिंग की डेडिकेटेड क्लास रहेगी, उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनका क्रम क्या है, किस राज्य में पड़ती है, कितनी ऊंची है, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, किस पहाड़ का हिस्सा है। उसके बाद दर्रे, कौन से दर्रे हैं, किस राज्य में पड़ते हैं, उनका क्या स्थिति है, किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद नदियां कहां से निकल रही है, किस राज्य में घुस रही है, कहां से दूसरी नदी आके उसमें मिल रही है, वो खुद किससे जाके मिल रही है, कहां पर किस राज्य में प्रवेश कर रही है, कितनी राज्यों से होके बहती है, उसका ओरिजिन क्या है, गिरती कहां है, ये तमाम चीजें। तो ये मैपिंग के थ्रू हम सभी चीजों को जानेंगे। अभी मैंने आपको कुछ खास खास दर्रों के नाम बताए जो इसमें पड़ते हैं, और इसमें बहुत सारे दर्रे पड़ते हैं, ठीक है। मैप में फिर हम इसको और ज्यादा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि उसमें सभी दर्रे आ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय। इफ वी टॉक ऑफ मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय या लेसर हिमालय, इसके कई नाम है, मैंने 2 ही यहाँ लिखे हैं, इसके और भी कई गो नाम है, तो यहाँ पे हमने 2 ही नाम लिखे हैं, सेंट्रल और लेसर, बाकी मैंने आगे मेंशन कर दिया। ये जो है आता है किसके बाद, वृहद हिमालय के बाद आता है, सीधी सी बात है। तो वृहद हिमालय के दक्षिण में है, समानांतर रूप से फैला हुआ है। अगर हम बात करें, जैसे मैं यहाँ पे आपको मैप में थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे मान लो कि ये वृहद हिमालय है, तो वृहद हिमालय के यहाँ पे नीचे फिर क्या आ जाएगा, हमारा मध्य हिमालय, समानांतर रूप से, है ना। ये हमारा ग्रेटर हिमालय हो गया, ये हमारा सेंट्रल हिमालय हो गया। तो ऐसे समानांतर रूप से एकदम पैरेलली जो है वो ग्रेटर हिमालय के समानांतर ये फैला हुआ है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई है, मतलब ये वृहद की तुलना में छोटा है, हमने बोला था, है ना, वृहद की तुलना में ये
छोटा है। वृहद ही सबसे लंबा है हिमालय में तीनों में, ये फैक्ट सारे याद रखो। हिमालय के तीनों में सबसे ऊंचा वृहद है, उससे ये छोटा है। इसकी औसत ऊंचाई क्या है? 3700 मीटर से 4500 मीटर। देखिए ये जो डेटा हम उठाते हैं ये है एनसीईआरटी का डेटा, है ना। आपको कुछ किताबों में यहाँ पर कभी कभार कुछ 3600 कुछ ऐसे मिलता जुलता आंकड़ा लोग लिख देते हैं, पर ये जो है ऑथेंटिक डेटा है जो एनसीईआरटी से मैंने लिया है। एनसीईआरटी में आपको इसका डेटा यही मिलेगा, तो आपको यही वाला याद रखना है। मान लीजिए कि एग्जाम में भी आता है तो इससे क्लोज वाले को चुनना है। वैसे तो यही डेटा आएगा, लेकिन मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कुछ छोटी मोटी एग्जाम्स में कि कुछ डेटा जो है वो मिलता जुलता आ जाता है, एग्जैक्ट नहीं आता है, तो इसके आसपास वाला आपको चुनना रहता है। जब से एक वनडे एग्जाम में किसी में आया था तो इसमें 3600 समथिंग से लेकर के था, तो आप क्लोज चुन पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये जो है ऑथेंटिक एनसीईआरटी से अपन डेटा ले रहे हैं, तो ये ऊंचाई जो है 3700 से 4500 मीटर तक इसकी है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 50 किलोमीटर। आप सोचिए कि वृहद हिमालय की तुलना में कितना कम चौड़ा है। वृहद हिमालय तो 150 किलोमीटर जो है उसकी चौड़ाई अरुणाचल में है, और अगर आप उधर जाओगे जम्मू कश्मीर में जाओगे तो उसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो उसकी चौड़ाई आपको 400 उस तक मिलेगी, किलोमीटर तक, ठीक है ना। लेकिन इसकी जो चौड़ाई है वो आप देखिए कि कहाँ, इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है। यहाँ पर जो वृहद हिमालय या आपका सेंट्रल हिमालय है, इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर और ऊंचाई कितनी है? 3700 मीटर से 4500 मीटर, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि ऊंचाई 3700 से 4500 औसत और 50 किलोमीटर जो है चौड़ाई है। इसका निर्माण काल कब हुआ है? वही सब बने सीनोजोइक में ही है, लेकिन सीनोजोइक के अलग अलग कालखंडों में बने। जैसे साल भर में महीने होते हैं, पहले जनवरी फरवरी, ऐसे ही सीनोजोइक को एक साल अगर मान ले समझने के लिए, तो उसमें उसको फिर 4-4 तिमाहियों में बांट लो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, है ना, फिर मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4-4 में ऐसे बांट लो इस तरीके से। तो सभी का निर्माण सीनोजोइक में हुआ है, लेकिन सीनोजोइक के अलग अलग पीरियड में हुआ है। वृहद हिमालय का मैंने आपको बताया कि उसका जो है इयोसिन से लेकर के ओलिगोसिन तक हुआ है, पहले उसका हुआ है। सीनोजोइक में ही जो पहले हुआ वो वृहद हिमालय का हुआ, इयोसिन से ये ओलिगोसिन तक। और इसका फिर उसके बाद हुआ, इसका मायोसिन काल में हुआ। वृहद हिमालय के बाद इसका निर्माण हुआ मायोसिन काल में। मतलब ये भी है सीनोजोइक ही, लेकिन सीनोजोइक में पहले आता है इयोसिन से ओलिगोसिन तक का समय, जिसमें वृहद हिमालय बना, और सीनोजोइक में उसके बाद आता है मायोसिन, जिसमें मध्य हिमालय बना। जाहिर सी बात है जो ऊपर की श्रृंखला है वो पहले बन के ऊपर उठी होगी, ठीक है ना। तो ये मायोसिन काल में बना है। आगे बात समझ में, जो सीनोजोइक का एक हिस्सा है। तो पहली चीज कि वृहद हिमालय के एकदम पैरेलली उसके दक्षिण में फैला हुआ है, साउथ में, पहली चीज। औसत ऊंचाई और चौड़ाई दूसरी चीज, और तीसरा निर्माण काल, ठीक है। चौथी चीज, इसमें कौन कौन सी उपश्रेणियां हैं? इसमें बहुत सारी उपश्रेणियां हैं। उपश्रेणियां मतलब इसकी रेंजेस, मतलब इसके अंदर भी कई रेंजेस हैं। इसकी रेंजेस से बेहद ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी रेंजेस आपको याद होनी चाहिए। ये जो हमारा लघु हिमालय है, मध्य हिमालय है, इसकी कई रेंजेस है, सब रेंजेस, मतलब ये खुद ही एक रेंज है, तो इसकी सब रेंजेस हैं। जैसे आपने इनके नाम सुने होंगे, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी, डोंकिया श्रेणी, ब्लॉक माउंटेन, डफलाबूम, ये सब जो है हमारे लेसर हिमालय यानी लघु हिमालय की सब श्रेणियां, मतलब उप श्रेणियां या सब रेंजेस है। तो इसके सब रेंजेस जो है उससे कई बार सवाल आते हैं। ये खुद ही हिमालय की एक रेंज है और इसकी भी सब रेंजेस है। तो ये मैं आपको जो सीक्वेंस मैंने यहाँ लिखा है, ये नॉर्थ से इधर ईस्ट जाता हुआ सीक्वेंस लिखा है हमने। ये सीक्वेंस जो है इस तरह से मैंने बनाया है, मतलब ये ऐसे मैंने वैसे रैंडमली नहीं लिखा, ये यहाँ इस तरह से ना, इधर से हम इधर बढ़ रहे हैं तो ये सीक्वेंस आगे बढ़ेगा। तो इसको मैं आपको मैप में भी बताऊंगा। तो इनके नाम जैसे पीर पंजाल रेंज, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, डोंकिया, ब्लॉक माउंटेन और डफलाबू, ये इसकी सब रेंजेस है। इसको अपन मैप में और देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है ना। मैप में आपको ये अच्छे से और समझ में आ जाएगा। तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है सभी का। देखिए यहाँ पर आपको पीर पंजाल दिख रही है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर आती है पीर पंजाल रेंज हमारी, ठीक है। यहाँ से पीर पंजाल से आप आगे जाएंगे तो धौलाधर रेंज आएगी, यहाँ पर धौलाधर रेंज आएगी, फिर आगे बढ़ेंगे तो और अगली रेंजेस आती जाएगी। तो हमने जो है मैप के थ्रू इसको पूरा देखा है।
ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या इसमें खास चीज याद रखना है, मध्य हिमालय में एक एक के बारे में, खासतौर पे जैसे पीर पंजाल से कई सारे सवाल आते हैं, तो इसमें हम इन रेंजेस को एक एक करके देखते हैं। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मसूरी, महाभारत, इनको देखते हैं। इनका किस राज्य में विस्तार है, क्या इनकी खासियतें हैं, तो इनको एक एक करके देखते हैं कि किस राज्य में है, क्या क्या इनकी विशेषताएं। सबसे पहले हम पीर पंजाल की थोड़ी सी बात कर ले, जो इंपॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे, है ना। पीर पंजाल जो है वो उसकी बात करते हैं। ये हिमालय की, और हिमालय में भी मध्य हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। पहली चीज आपको लंबी, ऊंची नहीं, ऊंची और लंबी में फर्क है। ऊंची मतलब एल्टीट्यूड में, लंबी मतलब विस्तार में, लंबाई में, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। ऊंची की बात नहीं चल रही, लंबी की बात चल रही है। हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल है, लंबाई में ही ज्यादा है। ऊंचाई तो खैर उतनी इसकी नहीं है, ऊंचाई में तो वृहद हिमालय है, लेकिन लंबाई इसकी सबसे ज्यादा है, ऊंचाई में वृहद हिमालय है। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें हैं बेटा जिससे फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको माउंट राकापोशी के बारे में बताया था। राकापोशी सबसे तीव्र ढाल है, स्टीपेस्ट स्लोप है ना। ये सबसे लंबी श्रेणी है। ऊंची की बात करते हैं तो हम वृहद हिमालय में जाते हैं। तो ये माइन्यूट सी चीजें ध्यान रखना है। इसको आप मैप में देखेंगे तो आपको अलग ही दिखेगी, पीर पंजाल बहुत लंबे इलाके में फैली हुई है, ठीक है। तो ये हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है। और इसी के, ये जो पीर पंजाल है, इसी के उसमें कश्मीर की घाटी आती है, जो वादी, कश्मीर वादी या वैली ऑफ कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के मध्य ही है। मैं यहाँ पे आपको मैप के जरिए बताता हूँ तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा वृहद हिमालय है, ठीक है। मैं दूसरा मैप ले लेता हूँ, इसमें लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो है ये हमारा वृहद हिमालय है यहाँ से, है ना। और ये क्या है, लघु हिमालय है, मान लो ये लघु हिमालय है। अब लघु हिमालय में इसको कई भागों में बांट दिया है, जैसे इधर पीर पंजाल है, फिर धौलाधर है, नाग टिब्बा है, मसूरी यहाँ पर ऐसे बांटा हुआ है। तो जो ये कश्मीर घाटी आपको दिख रही है, मैं आपको इसको ग्रीन से कर देता हूँ, ये कश्मीर घाटी, ये कश्मीर घाटी, ये तो हमारा वृहद हिमालय है, वृहद हिमालय। और ये जो लेसर हिमालय है, मध्य हिमालय, इसकी ये पीर पंजाल रेंज के बीच में ही कश्मीर घाटी आती है। वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी, ठीक है ना। वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर घाटी आती है, ठीक है ना। ये वाली है जो इधर जो है, ये लघु, ये हमारी लघु हिमालय की क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है। तो ये लघु हिमालय का पीर पंजाल वाला हिस्सा और ऊपर वृहद, तो ये वृहद और लघु हिमालय के पीर पंजाल वाले हिस्से में ये देखिए कश्मीर की घाटी है, ठीक है ना। तो ये हमको ध्यान रखना है मैप के थ्रू, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है अच्छे से। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। उसके बाद पीर पंजाल के बारे में अगली बात हमको क्या ध्यान रखना है। पहली बात हमने पीर पंजाल के बारे में देखी कि ये पीर पंजाल जो है सबसे लंबी है। दूसरी हमने ये याद रखी कि ये लंबी मतलब सभी में, ओवरऑल हिमालय की सबसे लंबी। दूसरा, वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और उसके अलावा एक और घाटी है कुल्लू घाटी। ये कुल्लू घाटी आती है पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में। ये भी मैं आपको बता देता हूं मैप के जरिए से। यहां पर देखिए, ये हमारा वृहद हिमालय ऊपर और ये हमारा लघु हिमालय। लघु हिमालय में पीर पंजाल और यहां पर धौलाधर, ठीक है ना। तो जो कश्मीर घाटी है वो वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल के बीच में है ये। और जो कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी पड़ती है ये पीर पंजाल रेंज और धौलाधर रेंज के बीच में जो इलाका है उसको कुल्लू घाटी बोलते हैं। तो लघु हिमालय की ही दो श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी है। लघु हिमालय की कौन सी दो श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी है, पीर पंजाल और धौलाधर। एक तरफ पीर पंजाल है, एक तरफ धौलाधर है। दोनों लघु हिमालय की घाटियां, दोनों लघु हिमालय की श्रेणियां हैं और इन दोनों के बीच में कुल्लू घाटी पड़ती है जो हिमाचल प्रदेश नाम के प्रांत में है। कुल्लू मनाली आपने सुना ही है, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कुल्लू घाटी पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में पड़ती है। और कुल्लू घाटी का मतलब केवल कुल्लू नहीं है, कुल्लू घाटी अलग चीज है। कुल्लू घाटी में बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है ना, ऐसा। तो और भी उसमें प्लेसेस आते हैं। तो कुल्लू घाटी, जैसे कश्मीर घाटी मतलब कश्मीर का जो वो पूरा घाटी वाला इलाका है उसको पूरे को कश्मीर घाटी बोल देते हैं, ठीक है, ऐसा। इसके बाद अगर हम
पीर पंजाल की बात करें, क्योंकि ये बहुत लंबी श्रृंखला है इसलिए इसमें बहुत सारी छोटी छोटी श्रेणियां आती है, जैसे कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सभी जो है ये पीर पंजाल के ही आपके मध्य हिमालय के ही हिस्से हैं, ठीक है ना। कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये जो है हमारे मध्य हिमालय के यानी कि लघु हिमालय के ही हिस्से हैं, ये आपको याद रखना। लघु हिमालय की बात कर रहे हैं ना, ये आप ये इसको पीर पंजाल में मत गिन लेना सबको, ये लघु हिमालय की बात कर रहे हैं हम लोग, ये सभी जो है लघु हिमालय में। पीर पंजाल की बात तो बस ये 2-3 पॉइंट में खत्म हो गई। हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी पीर पंजाल, वृहद हिमालय और लघु हिमालय की पीर पंजाल के बीच में कश्मीर घाटी, और पीर पंजाल और धौलाधर के बीच में कुल्लू घाटी। यहाँ पीर पंजाल की पिक्चर खत्म हो गई। ये जो अगला पॉइंट है, इट्स नॉट अबाउट पीर पंजाल, इट्स अबाउट सेंट्रल हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, नॉट ओनली अबाउट पीर पंजाल, इट्स अबाउट सेंट्रल हिमालय की कुल्लू, मनाली, शिमला, कांगड़ा, नैनीताल, मसूरी, दार्जिलिंग, ये सभी जो है ये मध्य हिमालय या लेसर हिमालय के अंदर आती है, ठीक है ना। इस तरीके से अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हमको और क्या पढ़ना है। यहां तक हमारी बात समझ में आ गई आपको, किसके बारे में, मध्य हिमालय के बारे में। अब मध्य हिमालय के बारे में 2-3 बातें और देखना है, फिर मध्य हिमालय खत्म हो जाएगा, फिर हम शिवालिक हिमालय की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट यह है कि ये जो मध्य हिमालय है, देखिए वृहद हिमालय पूरा बर्फ से ढका रहता है ना, और साथ ही साथ वो क्योंकि वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है तो उसमें थोड़ा सा वेजिटेशन की भी दिक्कत आती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था। देखिए यहाँ पर हमने जब बात की थी, जब हमने यहाँ पर बात की थी वृहद हिमालय की, तो मैंने आपको बताया था वृष्टि छाया प्रदेश में, इसलिए यहाँ पे वेजिटेशन की दिक्कत है, वनस्पति नहीं है। लेकिन जो हमारा सेंट्रल हिमालय है या लेसर हिमालय है, इसमें वनस्पति की उतनी समस्या नहीं है। पर्वतों के ढलानों पर ये उतना बर्फाच्छादित है तो सही, पर वृहद हिमालय जितना नहीं है। वृहद हिमालय में बहुत ग्लेशियर्स है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ग्लेशियर है, पासेस हैं, पूरा बर्फ से ढका रहता है, स्नो कवर्ड रहता है। लेकिन जो हमारा लेसर हिमालय है या जो हमारा सेंट्रल हिमालय जिसको हम बोलते हैं, उसमें ढलानों पर हरे घास के मैदान है ना। अगर आप देखेंगे उत्तराखंड में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में जाएंगे, तो हरे घास के मैदान हमको देखने को मिलते हैं घाटियों में। जो ढलान के नीचे वाला ढलान वाला इलाका होता है उस पर हरी घास के मैदान मिलते हैं, ठीक है। ये मध्य हिमालय का बहुत स्पेशल फीचर है, मध्य हिमालय का बड़ा जबरदस्त फीचर है कि इसमें ढलानों पर हरे घास के मैदान मिलते हैं, वेजिटेशन होता है। और इन घास के मैदानों को कश्मीर वाले हिस्से में मर्ग बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये सब वहाँ जगह है, टाउन है, गुलमर्ग, सोनमर्ग। तो मर्ग का मतलब होता है हरे घास के मैदान, और उन्हीं में जो टाउन बसे हुए हैं उनके नाम है गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह। तो इन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग बोलते हैं, और उत्तराखंड में इनको बुग्याल या बयार कहा जाता है। बुग्याल भी बोलते हैं कुछ भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में, कुछ में बयार बोलते हैं। तो मध्य हिमालय में ढलानों पर घास के मैदान पाए जाते हैं, हरी घास के मैदान, क्योंकि यहाँ पर वेजिटेशन होती है, बर्फ है तो सही पर उतना ज्यादा नहीं जितना वृहद हिमालय में। और इन्हीं घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग बोलते हैं और उत्तराखंड में बुग्याल या बयार बोलते हैं। कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग आपने सुना होगा, वो यही टाउन है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये करेवा वाला याद रखिएगा, ये एमपीपीएससी ने पूछा भी, एक करेवा वाला एक क्वेश्चन पीएससी में आया। करेवा क्या होता है? करेवा बेसिकली कश्मीर में जो केसर की खेती होती है उसमें करेवा का बहुत महत्व होता है। ये करेवा बेसिकली एक तरीके के झीलीय निक्षेप होते हैं जिसमें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, एल्यूवियल सॉइल, ग्लेशियल एल्यूवियल लेक डिपॉजिट्स होते हैं, इनको करेवा बोलते हैं। क्योंकि वहां पर बहुत सारी झीलें हैं कश्मीर में, आपको पता है ना। तो वो झीलों के द्वारा जो जलोढ़ निक्षेप, हिमनदीय जलोढ़ निक्षेप होते हैं, जो ग्लेशियल एल्यूवियल क्या बोलते हैं उसको, निक्षेप को, डिपॉजिट्स होते हैं, लेक डिपॉजिट्स, यानी झीलीय निक्षेप, लेक डिपॉजिट्स होते हैं एल्यूवियल सॉइल के, ग्लेशियल, उनको करेवा कहा जाता है ना। ये करेवा जो है कश्मीर घाटी में काफी मात्रा में पाया जाता है, और ये कश्मीर घाटी में इसी करेवा वाले इलाके में केसर की खेती, सेफ्रॉन का कल्टीवेशन होता है जो बहुत ही महंगा बिकता है। और कश्मीरी भाषा में इसी करेवा को वुद्र भी कहते हैं। वुद्र, कश्मीर में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारी जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें करेवा को, ये जो झीलीय निक्षेप होते हैं, लेक डिपॉजिट्स होते हैं एल्यूवियल सॉइल के, इनको वुद्र बोलते हैं। और ये बहुत फर्टाइल होते हैं केसर की खेती के लिहाज से, तो यहाँ पर केसर की खेती भी होती है। और ये बेसिकली कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणियों में पाए जाते हैं,
क्योंकि कश्मीर में पीर पंजाल है, मध्य हिमालय में है ना, अपन ने देखा है। कश्मीर में जो है मध्य हिमालय का कौन सा हिस्सा है, पीर पंजाल। उसी पीर पंजाल और वृहद हिमालय के बीच में ही कश्मीर घाटी है। तो जो पीर पंजाल वाली श्रृंखला है उसमें करेवा या वुद्र जो है वो पाया जाता है, जो केसर की खेती के लिए काफी महत्व रखता है। ठीक है, तो ये हमने मध्य हिमालय के बारे में बात की। मध्य हिमालय के बारे में आपको इतना पढ़ना है। मैप में जितनी मैंने श्रेणियां अभी आपको बताई हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत वगैरह, नाग टिब्बा, ये जो है ये किस राज्य में इनका विस्तार है, ये मैं आपको मैप के थ्रू अब बताऊंगा जब हम मैपिंग पढ़ेंगे। अभी आप केवल इनके नाम याद रखिए, जब हम पूरा मैप एक साथ देखेंगे तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लिक होगी। अभी मैं केवल आपको यहाँ पर नाम और किस राज्य में वो बताते चल रहा हूँ। उसके बाद फिर हम मैप में जब पूरा हिमालय पढ़ लेंगे तो एक साथ सारे ग्लेशियर, सारी चोटियां, सारी पीक्स किस राज्य में है, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्या विस्तार है, मैप के थ्रू उसको 2 क्लासेस मैप की ही चलेंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा मध्य हिमालय की खास बातें खत्म हो गई। तो हिमालय के अंदर हमने वृहद हिमालय देखा बेटा, और साथ ही साथ हमने मध्य हिमालय देखा। अब हिमालय का जो तीसरा खंड है शिवालिक हिमालय, वो हम अगली क्लास में देखेंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे पूर्वोत्तर श्रेणियों पे, क्योंकि तीसरा हिस्सा हमारा कौन सा बचेगा, पूर्वोत्तर श्रेणी। तो हमारा हिमालय वाला हिस्से में वृहद और मध्य हमने देख लिया है, अब शिवालिक हिमालय और बचा है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे कहाँ, पूर्वोत्तर श्रेणियों, और उसके बाद फिर मैप्स देखेंगे। तो आप लोगों ने हमारी क्लासेस को, जिन भी लोगों ने अटेंड किया है, कंटिन्यूटी के साथ इसी तरह बने रहिए बेटा। क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार जुड़े रहिए। हम लोग जो है पूरी टीम कमिटेड है कि आपका सिलेबस जो है बहुत शानदार तरीके से हमको कंप्लीट करवाना है, एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के एकदम फोकस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एग्जाम फोकस्ड तरीके से। ठीक है, तो जुड़े रहिए। अभी हम लोग जो है एमसीक्यूज की भी सीरीज आपके लिए बहुत ही जल्द लेके आ रहे हैं, पूरी टीम का उस पर एक्सटेंसिव दिन रात काम चल रहा है, तो आप उसको भी अटेंड कीजिएगा। उसमें बहुत ही शानदार तरीके से बहुत बढ़िया एमसीक्यूज आपको करवाए जाएंगे, डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा ही होगा। तो बिल्कुल जुड़े रहिए ब्राह्मी एकेडमी के साथ, और अपनी तैयारी में इसी तरह से डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, तो आपको डेफिनेटली जो है सिलेक्शन होना ही होना है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं, अब अगली क्लास में इसके आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।